गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका फैकल्टी राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूं जो कि वन लाइनर होगी। और फर्स्ट जो हम लोग जिस सब्जेक्ट को यहाँ पे करने वाले हैं वो है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है। और अगर हम लोग बात करें तो मैं हिस्ट्री के 500 प्लस क्वेश्चंस आपको वन लाइन फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, जिससे कि आपका टाइम बचे। दोस्तों, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। और अब जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें आरआरबी एनटीपीसी की, या अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि सीरीज पता चल रहा है सीएचएसएल के अकॉर्डिंग, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उनका वैसे अगर हम लोग बात करें स्टेटस थोड़ा लो होगा, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री के आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पुटअप किया गया है, सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है। सबसे पहले किस क्षेत्र को विलय नीति में अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया था? जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली 1857 रिवोल्ट्स है। 1857 रिवोल्ट 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस है दोस्तों। और इस 1857 की क्रांति में जो रिवोल्ट हुआ था, जिसके तहत यहाँ पे गवर्नमेंट, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, या जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं हड़प नीति। और इस नीति के तहत उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर कोई राजा जिसका अपना कोई औलाद नहीं है, अगर वो किसी को क्या करता है, गोद लेता है, तो उसको कानूनन तौर पर उसका अधिकारी या उसका उत्तराधिकारी या जो सक्सेसर है वो नहीं समझा जाएगा। और इसी सब प्रॉब्लम्स को लेते हुए जो 1857 का रिवोल्ट है दोस्तों, ये भी उसमें एक रीज़न है। तो सबसे पहला जो स्टेट हड़पा गया था वो क्या था, सतारा। सतारा की बात करें तो सतारा सबसे पहला था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे यहाँ पे इसी पॉलिसीज़ के थ्रू हड़पे गए। जैसे अगर हम लोग बात करें सतारा के बाद संभल की बात करें, जयपुर की बात करें, झांसी की बात करें, नागपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, तो ये सारे वो राज्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, इस हड़प नीति के द्वारा या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे ये अपनाया गया था या उन पे कब्जा कर लिया गया था। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि जिस टाइम पे यहाँ पे ये जो पॉलिसी है ये लागू करने वाले कौन थे, तो उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो उनके जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये पॉलिसी लागू की गई थी। इसके साथ अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 1856 में अंग्रेजों द्वारा कुशासन के आधार पर कौन सी राज्य को हड़पा गया था? कुशासन का मतलब, जैसा कि अगर हम लोग बात करें, वो कौन सा राज्य है जिस राज्य के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भाई आपका जो शासन है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, और इसी वजह से अब हम आपके इस राज्य को सही तरीके से चलाएंगे। तो यहाँ पे वो राज्य जो है आपका वो क्या है, अवध। अवध की बात करें तो यहाँ के जो अवध के उस टाइम पे शासक हुआ करते थे वो कौन थे, तो नवाब सिराजुद्दौला की बात करें तो यहाँ पे जो नवाब थे अवध के, नवाब सिराजुद्दौला, तो उनकी ही जो ये प्रॉपर्टी है उनको इन्होंने हड़प लिया था। और इसके साथ साथ वहाँ का जो राज्य का शासन है वो कार्यभार भी अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। रीज़न क्या दिया उन्होंने कि भाई आपका जो शासन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिससे पब्लिक जो है बहुत बुरी तरीके से भड़की थी। और ये कुशासन की जो नीति इन्होंने अपनाई थी, जिसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस नीति के तहत इन्होंने अवध पर किया था। और इसी वजह से 1857 के जो रिवोल्ट होंगे, 1857 की जो क्रांति होती है, उसमें अवध रीजन में जितने भी जो सबसे ज़्यादा विद्रोह वहीं पर ही देखा गया था। जैसे मेरठ, ये सब किस अवध के रीजन में ही पहले आया करता था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया गया? तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे,
के जनरल थे, वो जो, या जिसे अगर हम लोग बात करें पहला गवर्नर जनरल भी जिसे हम लोग बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उनके द्वारा यहाँ पे ये, अगर हम लोग बात करें अंग्रेज के जो जनरल थे वो थे डॉक्टर क्लीव, और उस क्लीव के द्वारा यहाँ पे जो बैटल ऑफ प्लासी है उसमें वो उसी युद्ध को जीते थे, जिसके तहत यहाँ पे उनको ये उपाधि भी दी गई थी, बंगाल के दीवान की उपाधि। और ये कब बनाया गया था? तो 12 अगस्त 1765 में। और ये कब? तो ध्यान रखना, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने हरा दिया था किसको? तो यहाँ पे नवाबों को हराया था, बंगाल के जो नवाब थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे कि किस गवर्नर ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त को किस गवर्नर ने लागू किया था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अच्छा, ये स्थायी बंदोबस्त है क्या? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? तो इस स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो ये एक प्रकार से एक जमींदारी प्रथा है, जिसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो कि चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पे ये लगाया गया था, जिसके तहत इन्होंने क्या किया था, हर राज्य में हर एक जगह पे इन्होंने अपना एक शासक रख दिया था, और वहाँ पे इन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया। गांव का किसी एक बंदे को मुखिया बना दिया, और उसी के तहत ये जो वहाँ का जो ये टैक्स वसूला करते थे, जो ये कर वसूला करते थे, वो उसी की मदद से वसूला करते थे। ये सिस्टम कौन लाने वाला था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा ये सिस्टम लाया गया था। और इन्हीं सब परेशानियों की वजह से 1857 में ये विद्रोह हुआ था, क्योंकि दोस्तों पब्लिक जो थी वो बहुत गुस्से में थी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध जिनका रियल नेम क्या था? तो रियल नेम इनका था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध की बात करेंगे, इनका रियल नेम सिद्धार्थ था। और अगर हम लोग बात करें कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, आपको बस इसका सीधा सा जवाब देना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स भी साथ में लिखे हुए हैं, तो आप उसे भी इजीली देख सकते हो यहाँ पे। तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, दोस्तों इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, कुशीनगर, तो आप इसे एक बार सही कर लीजिएगा, कुशीनगर, ये कुशीनगर है, कुशीनगर यूपी में। और वहाँ पर ही इनको जो है परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अच्छा, परिनिर्वाण क्या है? तो यहाँ पे जो मृत्यु को प्राप्त किया जाता है उनके द्वारा क्या बोला जाता था? परिनिर्वाण उसको बोला जाता था। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस महात्मा बुद्ध से रिलेटेड देखो जो आपसे पूछे जाएंगे, वो ये पूछे जा सकते हैं कि इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 483 BC में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में। तो अब आप ये मत, अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना आपको मालूम होगा कि ये BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइसिस। इसका मतलब जो है ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, और 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी, या जिसे परिनिर्वाण के नाम से दिया गया। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो ये अगर हम लोग बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी जो कि कपिल वस्तु का जो एक ग्राम था उसमें यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी इनके गांव का नाम था। और ये अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार से राजा या एक राज शासन में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो फादर्स हैं वो क्या चाहते थे? इनको एक अच्छा शासक बनाना चाहते थे। बट अगर हम लोग बात करें जो भविष्य में जो लिखा हुआ था इसके बारे में पहले ही एक ज्योतिषी ने गणना कर दी थी, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ज्योतिषी के अकॉर्डिंग की, उसने बता दिया था पहले ही कि ये जो आपका पुत्र है, ये जो आपका पुत्र है आगे चल के सन्यासी बनने वाला है। और इससे उनके जो पिता थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिनका नाम क्या था? तो सुदोधन उनके पिता का नाम था। इनकी मॉम की जो मृत्यु है वो इनके जन्म के कुछ साथ ही हो गई थी, जिनका नाम महामाया था। बट इन्हें जो पाला पोसा था वो किसने पाला पोसा था? तो प्रजापति गौतमी ने। ये भी ध्यान रखिएगा, पाला किसने था? तो गौतमी ने। इनके बेटे का नाम आपको मालूम ही होगा, राहुल इनके बेटे का नाम था।
तो ये थे हमारे क्वेश्चंस महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो चरक संहिता है ये किसके द्वारा रचित की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो चरक संहिता ये वैद चरक के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक ऐसी बुक है जो कि हमें आयुर्वेद से रिलेटेड ये जानकारी देती है। आयुर्वेद से रिलेटेड, तो अगर हम लोग बात करें जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं, वेद की बात करेंगे तो वेद हमारे पास कितने हैं? 4 वेद हैं। आपको मालूम होगा 4 वेद कौन कौन से हैं, तो बताओ 4 वेद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला जो ऋग्वेद है और जो सबसे पुराना ऋग्वेद है वो क्या है? पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे पुराना भी है ये ऋग्वेद। ऋग्वेद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद सामवेद, यथर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें, इसमें टोटल 10 मंडल हैं और इस 10 मंडल में से ये जो तीसरा मंडल है, ध्यान रखिएगा ये इसमें इंपॉर्टेंट, ये वेद में ऋग्वेद में तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा गायत्री मंत्र के बारे में ऋग्वेद में कौन से मंडल में बताया है? तो तीसरे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया। बोध गया आपको मालूम है कहाँ है? तो बिहार में, और बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ही इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, बाकी हम बुद्ध के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात कर चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी भी हिस्ट्री के टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको उसकी एक वीडियो बना सकूं और उसके बारे में पढ़ा सकूं। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं जो ये क्वेश्चन है वन लाइनर की, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो आपने कहीं ना कुछ तो पढ़ ही रखा होगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर हैं वो कौन है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? तो अगर हम लोग बात करें जैन धर्म की बात की जाए तो भाई जैन धर्म के जो रियल फाउंडर है वो किसे बोला जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो वो भी वर्धमान महावीर को ही बोला जाता है। वर्धमान इनका रियल नेम है, ध्यान रखिएगा, और महावीर की उपाधि से इनको यहाँ पे बुलाया जाता था। तो यहाँ पे ये जो वर्धमान महावीर है ये अंतिम तीर्थकर थे। टोटल कितने तीर्थकर हैं जैन धर्म में? तो टोटल है 24 तीर्थकर हैं, जिसमें से अगर हम लोग बात करें आगे के जो यहाँ पे कुछ तीर्थकर हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती हमें। बाकी 23 और अगर हम लोग बात करें 24 की ही जानकारी है हमारे पास। तो 23 जो है वो कौन है? पारसुनाथ। और जो 24 है वो कौन है? महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 540 BC में, 540 BC में इनका जन्म हुआ था। और इनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ किनका नाम था? महात्मा बुद्ध का नाम था, लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ इनके फादर का नाम था। और इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो यशोदा। और इनकी एक डॉटर थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। ठीक है, इनके जो फर्स्ट शिष्य थे उसका नाम था जमाली, और ये इसके क्या थे? सन इन लॉ थे। कुछ एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको मालूम होने चाहिए। बाकी हम लोग आगे जो MCQs हैं उनमें भी आपको इनसे को ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते ही रहेंगे। 9th क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाई कौटिल्य चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता? कौटिल्य चाणक्य एक ऐसे गुरु हैं तक्षशिला के, या अगर हम लोग बात करें इन्होंने इतिहास रच दिया। इन्होंने ज़मीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति को उठाकर एक सिंहासन पर बिठा दिया। दोस्तों आपको मालूम होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे मौर्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो यहाँ पे ये सारा काम जो है चाणक्य के द्वारा किया गया, इनकी नीतियों के द्वारा किया गया। तो ये अपनी नीतियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, और इसी से रिलेटेड इन्होंने एक बुक भी लिख डाली, अर्थशास्त्र, जिसमें एक अर्थव्यवस्था, एक राज्य की स्थिति, उसके शासनकाल में, या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी इसमें। और अगर हम लोग बात करें 10th क्वेश्चन की, तो 10th क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 10th क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख की जो भाषा है वो कौन सी है? तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख की भाषा है वो क्या है? प्राकृतिक भाषा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक भाषा।
अब सम्राट अशोक की बात करें तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमने जो भी हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई ग्रेट शब्द जो है वो दो के ही आगे लगता है। तो अगर हम लोग बात करें द ग्रेट की बात की जाए तो पहला द ग्रेट अशोक, और दूसरा ये जो आपका एंशियंट हिस्ट्री में। और अगर हम लोग बात करें मिडिएवल हिस्ट्री में, जब हम अकबर की बात करेंगे तो अकबर के आगे भी द ग्रेट लगता है। क्यों, रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया, समाज से जुड़े हुए थे, समाज के लोगों के लिए। अशोक की बात करें तो इसे अभिलेखों का पिता भी बोला जाता है, इंस्क्रिप्शंस जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, अभिलेखों का इसको पिता भी बोला जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा इनके अभिलेख मिले हैं। और अगर हम लोग बात करें तो हमारे अशोक के जो स्तंभ की बात करें, या जो 3 शेर वाला मुंह है, उसको यहाँ पे नेशनल सिंबल के रूप में अपनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आपको मालूम होगा। और ऐसे ही अकबर की बात करें तो अकबर ने बहुत सारी नीतियाँ चलाई थी, जैसे उन्होंने जजिया को ख़त्म कर दिया था, जो कि उस टाइम पे मुस्लिम इन्वेजन जो था, मुस्लिमों के लिए ये एक प्रकार से उनके इनकम का बहुत बड़ा सोर्स था। तो दोस्तों ये थे हमारे जो पहली सीरीज, हमारे 500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स के डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो आप इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी सहूलियत के लिए मैं इसे वन लाइनर फॉर्मेट में लेके आया हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकें। कोई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। या अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पहली सीरीज, हम नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।